मैं डॉक्टर आनंद कुमार का स्वागत कर लूं और मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं, आप लोग भी देख रहे हैं पिछले इतने दिनों से। मेरा जो जैसे होता है ना, बेस्ट सबसे अच्छे ढंग से जो समझाते हैं वो आनंद कुमार भाई साहब समझाते हैं। और मेरे पास 11 सब्जेक्ट थे। उस सब्जेक्ट में मुझे ऐसा था कि कई जगह दिक्कत हो रही थी कि कौन स्पीकर रहा है जो अच्छे से समझाए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसान के साथ की बात को सबसे अच्छे से समझना आज पूरे देश के लिए जरूरी है। मेरे पास चीन है, मेरे पास कई कई विषय हैं, इंडियन इकोनॉमी है और मालूम नहीं क्या क्या मुश्किल विषय हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे सबसे अच्छे शिक्षक, जो मेरे सबसे अच्छे वक्ता और जो चीजों को आम आदमी की नजर से भी देखते हैं, उनकी दृष्टि से अगर हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई साहब, स्वागत है आपका। 7 महीने हो गए आज आंदोलन को। आंदोलन वहीं खड़ा है। आंदोलन बिल्कुल कह रहा है कि हम जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम यहां से नहीं जाएंगे। आप इस पे एक जरा सिंहावलोकन इसका कर दीजिए। इस समय जो देश की स्थिति है, इसमें चारों तरफ से ये आवाज आ रही है कि भारत के लोकतंत्र के निर्माण में इन 3 बड़े वर्गों का योगदान था। वो थे भारत के किसान, भारत के श्रमजीवी मजदूर और भारत का मध्यम वर्ग। राजे महाराजे दूर खड़े थे और जो उद्योगपति थे उन्होंने दोनों तरफ बाजी लगा रखी थी। अंग्रेजी राज चले तो अच्छा, और अंग्रेजी राज जाए तो जो नया राज आएगा उसके साथ हम हाथ मिला के चल लेंगे। आज 26 जून है, जिसको भारत के किसानों ने किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का बनाया है। अगर गांधी जी जिंदा होते तो वह कहाँ होते? वो दिल्ली की सरहद पर, जहां चारों तरफ से किसानों ने पिछले 7 महीने से धरना दे रखा है, गांधी जी वहां होते। क्योंकि गांधी की निगाह में भारत माता की जय का मतलब किसानों की जय था, मजदूरों की जय था, दरिद्र नारायण की जय। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का प्रवेश किसानों के दुख का समाधान करने की कोशिश से चंपारण से हुआ था। और उस समय विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए मुट्ठी भर निलहा साहब लोग किसानों के साथ जबरदस्ती अपनी मनमानी की फसलें बोवाते थे, उसका दाम तय करते थे, उसका मुनाफा लूटते थे और उसके बदले में किसान के हिस्से में गरीबी और कर्जा आता था। आज जो हो रहा है उसको बहुत सारे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के और अंग्रेजी राज के जमाने में किसानों की जो दुर्गत थी उसका कानूनी ढांचा बनाने की कोशिश कहा जा रहा है। मुझे इस समय जो जनतंत्र की कमजोरियां दिखाई पड़ रही हैं, उसमें 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि भारत में जो भी स्वराज के बाद की तरक्की है उसमें गांव कहीं पीछे छूट गए, और जब जब गांव के लोगों ने स्वराज के प्रकाश को पाने की कोशिश की, तब तब कुछ देर की सफलता के बाद लंबी असफलता की कहानियां चली। दूसरी बात यह है कि भारत के राजनीतिक दलों में दोहरा चरित्र है। जब वो जमीन पर होते हैं, गांव और कस्बे में घूम घूम करके वोट मांगते हैं और कुर्सी पाने के लिए जनता का मन रिझाते हैं, तब वो एक भाषा बोलते हैं, और जैसे ही वो लखनऊ, पटना, भोपाल, रायपुर और दिल्ली पहुंच जाते हैं उनका चश्मा बदल जाता है। उनकी दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी आ जाते हैं, मुनाफाखोर उद्योगपति आ जाते हैं, और छोटी से लेके बड़ी जोत का किसान पीछे छूट जाता है। तीसरा दोष यह है कि पिछले 25 साल में भारत की लोक शक्ति की आधारशिला कई कारणों से अस्मिता की राजनीति की तरफ मुड़ गया। वो किसान नहीं रह गया। किसानों के बीच जो अनेकों जातियां हैं
उनमें बट गया। किसानों के बीच में जो कई धर्म हैं उनमें बिखर गया। लेकिन पिछले 7 महीने से एक नई एकता का निर्माण हो रहा है। इसलिए आनंदवर्धन जी, आज की जो बात है उसमें लोकतंत्र पर जो खतरा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत होने के कारण वो सबसे ज्यादा सतर्क है, सबसे ज्यादा पीड़ित है। कल तक उसकी आवाज बिखरी बिखरी थी, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बिहार में, हिंदू मुसलमान में उत्तर प्रदेश में, जाट और गैर जाट में हरियाणा में, और सिख और गैर सिख में पंजाब में, और दक्षिण और उत्तर का फासला तो था ही भाषा का, और पूरब और पश्चिम का भी फासला था। लेकिन पिछले 7 महीने में शांतिपूर्ण यातनाएं सह करके धीरे धीरे देश का मन जीत लिया। आज भारत 3 प्रकार के नागरिकों में बट गया है। एक तो वो जो राजा का बाजा बजा रहे हैं, उनकी निगाह में जो सत्ताधारी हैं वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, जो भी करने से देश का हित होगा। ऐसा ही 26 जून को भी जब लोकनायक जयप्रकाश समेत पूरे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया, तो कुछ लोग कह रहे थे, अखबारों में लिख रहे थे, देश विदेश में बोल रहे थे, इंदिरा जी देशभक्त हैं, उनसे क्या गलती हो सकती है, नेहरू की बेटी, कांग्रेस के नेता, जनता के वोट से दिल्ली से लेके हर सूबे में कब्जा या सत्ता पर आसीन, इनसे क्या गलती होगी, इनके साथ जनता है। दूसरे लोग वो थे जो कहते थे कि जयप्रकाश जी की चेतावनी सुनो। जैसे आज किसान की आवाज है, ये जो किसान नेता बोल रहे हैं इनको हम किसी दलों का नेता नहीं मानते, ये देश की आवाज है, क्योंकि दलों से ये ऊपर हो गए। जयप्रकाश जी ने जो ताकत खड़ी की थी वैसी ही ताकत आज किसान आंदोलन खड़ी कर रहा है। और तीसरे वो लोग हैं जो न पक्ष में है न विपक्ष में, लेकिन धीरे धीरे उनकी हमदर्दी किसानों के अनुशासन, किसानों की साधना और किसानों की देश बचाओ की पुकार के साथ बढ़ती जा रही है। ये बंगाल में देखा हमने, और शायद उत्तर प्रदेश में भी यही कहानी दोहराई जाए। तो मैं भारतीय समाज और राजनीति के विद्यार्थी के नाते आपसे यही कहूंगा कि किसान की आवाज में कोई ऐसी बात नहीं है जो संविधान को पलट दो, जैसे माओवादी कहते हैं संविधान कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा, तिरंगा जला दो जो अलगाववादी कहते हैं कि भारत में हमको रहना ही नहीं है। ये देशभक्ति की बुनियाद पर खड़ा आंदोलन है। और जब वो किसान बचाओ कहते हैं तो असल में उसका मतलब है देश बचाओ। जब खेती ही नहीं रहेगी आनंद जी, तो जो दोपहर का खाना अभी आपने खाया, ये खाना विदेशी गेहूं से पकेगा, विदेशी दाल से बनेगा। और ये रहा है 60 के दशक में हम भिखारियों की तरह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस सबसे गेहूं मांगते घूमते थे, मक्का बाजरा मांगते घूमते थे। किसानों को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया, तिरंगे की चमक लौटा दी, देश का स्वाभिमान स्थापित किया। अब जिसने देश बनाने में इतना कुछ किया उसी पर आप हमला कर रहे हो, और ये जान के हमला कर रहे हो कि ये आखिर में हमारी शरारतों का जवाब उग्रता से नहीं देंगे। तो उनकी नरमी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन आम लोगों में बहुमत अब किसानों के पक्ष में है। बंगाल से जो खबर आई है वो लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक जाएगी, ऐसी बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और आपने जो देश के हालात के बारे में आज ये 1 घंटे का समय किसानों के सवाल पर दिया है, और उसमें श्री हरपाल सिंह जैसे किसान नेता से लेकर संदीप पांडे जैसे विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है, ये बहुत आशा की बात है। और मैं इससे जुड़ के अपने को बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। आखिरी बात यही करूंगा कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का सिपाही होने के नाते मैं ये भी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण होते तो हर काम को छोड़ करके देश भर में घूम घूम करके किसानों के धरने के पक्ष में देश भर में जागरण करते, संगठन करते। आपसे आनंद साहब एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इस देश में क्या हर चीज का हल चुनाव है? मतलब आपको अब कह रहा ना 2024 तक हम लोग रुकेंगे जब तक अगर किसान
तो क्या चुनाव से ही मतलब सारी चीजें, और अच्छा अगर हर चुनाव से है तो जो मोदी जी बात कहते हैं और जो बीजेपी की बात कहते हैं भाई हमारी मेजोरिटी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो इसका इनडायरेक्टली आप उसको भी तो सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर चुनाव ही हल है। नहीं, देखिए, चुनाव का जो महत्व है वो शासन के निर्माण में जनप्रतिनिधियों के चुनाव चयन का है, लेकिन नीति निर्माण में खाली जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहती, उससे ज्यादा भूमिका विशेषज्ञों की रहती है। ये जो लोग चुन के आते हैं संसद में, हर मंत्रालय के साथ एक स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी, और हर बड़े फैसले के पहले उसकी समीक्षा के लिए ये पूरे देश से और कभी कभी तो विदेश से भी विशेषज्ञों को निमंत्रित करके अपनी जानकारी में सुधार करते हैं। दूसरा, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। उनको जिम्मेदारी रहती है कि जो समस्या है उसके क्या संभव समाधान है, 1 2 3 4 उसको बताइए, और जो संभावना है उनमें से फिर जनप्रतिनिधि आपकी आवाज इंटरनेट की वजह से कई बार हो जाता है। हाँ, इंटरनेट की है। हरपाल सिंह साहब को जरा उनके किसी बच्चे को जनप्रतिनिधियों के समानांतर मैं कहता हूँ विशेषज्ञों की भूमिका है। और दूसरा, जो प्रशासन है, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन मंत्रालय में जो बाबू है वो बैठा रहता है, उसके पास फाइलों का एक सिलसिला रहता है, उसका भी अध्ययन करना पड़ता है। मंत्री किसी भी बात पर खाली अपनी उम्मीदों के आधार पर जवाब देने का अधिकार नहीं रखते, उनको उन पिछले इतिहास को, नजीर को देखना पड़ता है। अभी जो एजे सिंह जी बता रहे थे दामों के सिलसिले में, आज भी अगर कृषि मंत्री इस बातचीत में शामिल होते तो वो खाली नोट लेते हमारी आपकी बात का, जवाब देने के लिए उनको विशेषज्ञों से मदद लेनी पड़ती, प्रशासन से मदद लेनी पड़ती। तो चुनाव तो सिर्फ इस बात का हल है कि हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनका इकबाल बना रहे। कभी कभी तो चुनाव के बावजूद, जैसे गुजरात में हुआ था इसी 26 जून 1974-75 के पहले, ताजा चुनी हुई सरकार थी, लेकिन उसने मूंगफली के किसान को तो दाम कम दिया और मूंगफली के तेल के व्यापारियों से चंदा लेने के बाद उनको मनमानी लूट की छूट दिया। और इस छूट में चूंकि सभी विधायक शामिल थे, जनता ने कहा इस्तीफा दो, हम नई विधानसभा चुनेंगे। तो ये जो चुने जाते हैं लोग, उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनकी भूमिका बदल गई, जो कहा उससे वो मुकर गए, जैसे अभी है इस लोकसभा में जो चुने गए थे, हर व्यक्ति ने भाषण दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी 2022 में दुगनी करेंगे। और सिंह साहब बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बावजूद किसान की आमदनी में 3 से 10% का घाटा हो रहा अलग अलग फसलों में। तो किसान क्या कहेगा इनको, ये आमदनी दुगनी करने का वादा जो थी उससे भी नीचे घसीट रहे हो, तुम नालायक हो, तुम कुर्सी से उतरो। जैसे नालायक अफसर, घूसखोर पुलिस अफसर सस्पेंड किया जाता है बावजूद पूरी लंबी नौकरी के आदेश के बावजूद, वैसे ही जनता के प्रतिनिधि भी जब वादा खिलाफी करते हैं, जनता से कट जाते हैं, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाते हैं, विदेशी या देशी, उनकी औकात खत्म हो जाती है। ये तो हमारे कंधे पर बैठे हुए लोग हैं, और जब वो हमारे कंधे पर ही गंदगी करेंगे तो उनको हम उतारेंगे नहीं। हम गुलाम थोड़ी हैं, अपना वोट दिया है तो अपने वोट का जो नतीजा है अगर वो खराब है तो उसको बदलेंगे, सुधारेंगे, डॉक्टर बदलेंगे, नेता भी बदलेंगे। इसलिए जो आपने कहा चुनाव तो सिर्फ एक मियाद है ये बताने के लिए कि जन्मजात आप हाकिम नहीं हो, आप अकबर, औरंगजेब, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की वंशज नहीं हो। कल जहां आप आज बैठे हैं, कल कोई और था और कल फिर कोई और होगा, ये भूल जाते हैं। इसीलिए चुनाव की महत्ता है। चुनाव की महत्ता दाम तय करने के लिए नहीं है, वहां तो विशेषज्ञों की भूमिका है, किसान यूनियन की भूमिका है। जी क्लोज करने से पहले आनंद भाई साहब आपसे क्लोज करा रहा हूं, आपको ये किसान आंदोलन की परिणति कैसे लग रही, कितनी जल्दी इस पे कुछ ना कुछ होगा? देखिए, ये धीरज का इम्तहान ले रहे थे। बंगाल चुनाव के बाद धीरज के इम्तहान में भारतीय किसान सफल साबित हुआ है। इनकी निगाह में अब कोई बच के निकलने का रास्ता क्या है इसकी तलाश हो रही है। कल जो कृषि मंत्री जी ने निवेदन किया
की बात करना चाहते हैं। 3 महीने बाद उनके कंठ में स्वर वापस आया है, तो ये बंगाल का चाबुक है और उत्तर प्रदेश में होने वाली घेरेबंदी का भी एक तरह से भूत बोल रहा है। दूसरी बात यह है कि किसानों के बीच में ये जो फसल और उसके दाम को लेके इन्होंने अपने को छोटा बना लिया था, लघु रूप ले लिया था कि सुरसा के मुंह से निकल आए किसी तरह से, अब इनको अपना विराट रूप लेना पड़ेगा। 65% हिंदुस्तान किसान के बच्चों बच्चियों का है, उनका है, उनके साथ काम करने वाले दस्तकारों का है, 2/3 हो जाता है। और उसको देश की दवाई की लड़ाई भी लड़नी है, कमाई की लड़ाई भी लड़नी है, पढ़ाई की लड़ाई और महंगाई की लड़ाई। तो अब किसान को, जैसे अभी चुनाव के बारे में एकाएक उन्होंने कहा कि हम गलत फसल नहीं बोते थे, इसी तरह से गलत सरकार भी नहीं चुनेंगे, वैसे ही कहना पड़ेगा कि न हम गलत दाम लेते हैं और देते हैं, और न ही हम इस समय दवाई के सवाल पर, कमाई के सवाल पर, पढ़ाई और महंगाई के सवाल पर आंख बंद करेंगे। हमने तुमको जरूर जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुम नाकारा साबित हुए हो। चोरों से मिला हुआ चौकीदार काम का नहीं है, इसको बदलना है। खुद जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो बोरिया बस्तर इस काम समेट दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।